चलिए आज का हम लोग सेशन आरंभ करते हैं। हाँ, उदित कुमार जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। राम सर। सर, मेरा एक कंसेप्चुअल डाउट था। जैसे हम्म। हम लोग रेमेडीज करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म रेमेडीज है और किसी भी रीजन से उसमें डिसरप्शन आता है, किसी का जन्म या किसी का कुछ इंसिडेंट हो गया, तो वो हम्म। को कंटिन्यू करने के लिए कोई उपाय या कुछ कुछ करना पड़ता है या कुछ? सिंपल है, अगर आपको लगता है कि जैसे ही कोई खबर आपके पास पहुंचती है कि घर में सूतक लग गया है, जी। तो ऐसे में थोड़े से चावल लें और चावल को दूध से भिगो दें। मतलब जी। दूध दूध में धो लें हाँ। और उन्हीं चावलों को किसी सफेद वस्त्र में गांठ बांध करके रख दें एक तरफ। हाँ। और जब वो सूतक समाप्त हो जाएगा जी। और फिर उन्हीं चावलों को खोल करके जी। उनको किसी पेड़ पौधे में डाल दें कि जड़ में डाल दें। हाँ। तो वो जो आपका उपाय अभी बंद हुआ है वो हाँ। कंटिन्यूटी में माना जाए। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, बस मेरा इतना ही डाउट था। हाँ, अभिषेक जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन सर उपाय से ही संबंधित है कि जी। सपोज कि जैसे हम लोग अगर हाथ में कोई अंगूठी पहनते हैं या ये पहनते हैं कड़ा कुछ, तो थर्ड हाउस के लिए होता है। हम्म। तो लाल किताब के हिसाब से अगर सपोज कि हमने अगर कोई बुध के लिए पहना हो या शनि के लिए पहना हो या गोमेद राहु वगैरह के लिए पहना हो, और हाथ में अगर सोने का अगर ये जो है ना कड़ा पहनना चाहे, तो सर ये तो अपोजिट ही हो गया, मंगल का हो गया और इधर बुध हुआ या शनि हुआ। तो क्या सर ऐसे ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्योंकि सर और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि एक ही बहुत लोग एक ही हाथ में चारों उंगली में चार चार अंगूठी पहने रहते हैं। तो ये कहाँ तक सही है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना है। अगर डॉक्टर ऐसा हो जिसके पास अनुभव ना हो, किताबी ज्ञान हो केवल, तो पेट के दर्द की भी वो चार दवाइयां देता है। एक डाइजेशन के लिए, एक पेट दर्द के लिए, एक पेट दर्द दोबारा ना हो उसके लिए, और एक ऐसे ही उठा के मल्टीविटामिन पे पकड़ा देता है कि चलो भाई काम चल जाए। पर एक समझदार डॉक्टर सबसे पहले देखता है पेट के दर्द का कारण क्या है और एक ही औषधि में उसको ठीक कर देता है। चार रत्न धारण करने का मतलब ही है, अगर वो खुद ज्योतिषी है तो ये मान लो कि उसको ज्योतिष नहीं आता। पहली चीज, अगर तीन चार अंगूठियां पहने बैठा है तो उसको ज्योतिष नहीं आता, उसको ज्योतिष का भी कंसेप्ट ही नहीं पता अभी। और अगर वो किसी से ऐसे से सलाह ले रहा है जो तीन चार पहना करके बैठा है और फिर कड़ा भी पहना दे वो भी पहना दे, किसी को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए तो ठीक ठाक है, थोड़े समय के लिए कि वो और भी खुश हो जाए। बट लंबे समय तक के लिए ऐसा ट्रीटमेंट कोई लाभ नहीं देते, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देते। ये सिर्फ एक अपना ही इंसान का लालच है कि ये भी पहन लूं ये भी पहन लूं। हम देखते हैं हमारे पास भी कंसल्टेशन होती है जब वो सोचता है कि मैं 9 के 9 ग्रहों को ठीक कर दूं। भाई रावण थोड़ी बनना है जो 9 के 9 ग्रहों को ठीक करना है। अपना ये देखें कि काम निकालने के लिए गुजारा करने के लिए कौन सा बेहतर है, हमारे जीवन की बेहतरी के लिए क्या हम कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का मतलब होता है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि वो खबरदार कि एक भी रोग हमारे पास आ ही ना सके। ऐसा तो ना डॉक्टर मिलेगा ना वो मिलेगा। तो लोगों की मंशा भी यहाँ पर कोई ठीक नहीं रहती है। उनके लालच को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं अच्छा भाई ये भी पहन ले वो भी पहन ले फलाना पहन ले, बट ये कोई अच्छा परिणाम नहीं है। सेलेक्ट वन, मैक्सिमम सेलेक्ट टू, अगर नीड है तो। नीड नहीं है तो धारण करने की आवश्यकता नहीं दोनों सर आपस में मित्र होने चाहिए। है जी। दोनों दोनों आपस में मित्र होने चाहिए, मतलब जो दो हमने नहीं, जो मित्र मित्र होने चाहिए इसका कोई वो नहीं बट वो तो सर ये कर सकता है, वो आपस में जो है ना है दोनों। ना। बिल्कुल झगड़ा नहीं करते, ये कोई इंसान थोड़ी है जो साथ में बैठे सीट पे उसको चूटी भर लेगा कि अच्छा ये मेरे पास क्यों आके बैठ गया। वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिंह लगन है। नहीं। अब सिंह लगन में उसने माणिक पहन लिया,
पर देखा कि कुंडली में तो शुक्र अस्त पड़ा हुआ है, उसकी मैरिज लाइफ भी खराब चल रही है, या मैरिज हुई ही नहीं है, उसको शुक्र से रिलेटेड समस्याएं भी चल रही हैं। तो शुक्र का रतन धारण करना जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में अगर हम उसको डायमंड नहीं पहनाएंगे तो शुक्र का ट्रीटमेंट, बेहतर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो भी बात है। तो ऐसे में उसको डायमंड पहनाना बहुत जरूरी हो जाता है, पहनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि माणिक और वो अगर एक साथ आ जाएंगे तो एक दूसरे को नुकसान कर देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता, माणिक अपना काम करता है और वो अपना काम करता है, हीरा। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हाथ में कड़ा पहना जाए अगर, तो फिर या चांदी का या सोने का, तो ये मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा मतलब शनि को, बुध को, राहु को, किसी को नहीं करता, धातु का किसी अपना को? इफेक्ट है। आप इसको इस तरीके से देखा करो, ग्रह से भी ज्यादा कि धातु का। धातु का क्या इम्पैक्ट है। 1 मिनट। ठीक सर, थैंक यू। हाँ हरीश जी। हृदय प्रणाम। प्रणाम। मेरे को कल कल अपन ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक पॉइंट मुझे पूछना था। हम्म। अ, जिस जैसे एक ऑर्डर में हम लोग अगर देखें तो हम्म। मून एंड मून रिलेटेड रेमेडी 80% काम कर जाएंगे अगर अगर प्रॉपर हम लोग फॉलो करें तो। बिकॉज एक हम्म। इनपुट सोर्स वो अगर अच्छा हुआ हम्म। तो एंड तक मतलब एंड के शुक्र तक एवरीथिंग विल बी 100%। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या फिर मैं गलत सोच क्या रहा हूँ? चीज? कि अगर मून की फॉर एग्जांपल हम लोग रेमेडी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंगल जैसे रक्त को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या शुक्र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अगर हम इनपुट अगर हम लोग मून का करते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छा कर लें, पानी हाइड्रेशन अच्छा कर लें, मेडिटेशन अच्छा कर लें, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी along यस। with यस। जो नीचे की चीजें हैं। वुड दैट यस। बी? यस। हाँ, तो समझ गया बस। बिल्कुल यही है। ये आयुर्वेद का नियम भी है और ये सृष्टि का नियम। ये समझ लो। हमारी गड़बड़ पहले स्टेप से ही होती है। हमारे खान पान से गड़बड़ हो जाती है, हमारी मानसिकता से गड़बड़ हो जाती है, हमारे मनोविकार जो है वही हमारे को भोजन सिलेक्ट करवाते हैं। गॉट इट, वही मुझे गलत क्लैरिफाई करना। भोजन का सिलेक्शन हमारी ही मनोदशा सिलेक्शन करवाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शांत है, प्रसन्न है, वो हमेशा भोजन भी अच्छा ही चूज करेगा। और जो अशांत है वो अपनी अशांति को शांत करने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये उल्टा सीधा खाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। इसीलिए आप देखें, जो जंक फूड खाने वालों को देखें, जैसे ही वो जंक फूड खाते हैं तो उनको कुछ समय के लिए रिलैक्स फील होता है। जो बर्गर खाने वाला है, वो बर्गर अगर मांगेगा तो उसको बर्गर दे दो तो उसको लगेगा कुछ फायदा हो गया। पर ये वही व्यक्ति बर्गर मांग सकता है या तो जिसको बर्गर के बारे में पता नहीं है, या वो व्यक्ति बर्गर मांग सकता है जो पहले से ही स्ट्रेस में है, पहले से ही दुखी। दूसरा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, बर्गर बुर्गर इन चक्रों में नहीं पड़ता। और आजकल बना बनाया रेडी टू ईट वाले जो भोजन आ रहे हैं वो और भी ज्यादा हार्मफुल है। ये जो भोजन होते हैं ये सिर्फ मजबूरी के लिए होते हैं, कि आप कहीं बाहर गए, 2-4 दिन आपने टाइम पास करना है तो आप कर सकते हो। उसमें भी आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है वहां पे व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है तो पहले ही उपवास मोड पे चले जाओ। मतलब एक समय खाओ, कम से कम खाओ। मतलब उस मोड पे चले जाओगे तो वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी। खाना खाना ज्यादा बीमार कर सकता है, खाना ना खाना इतना बीमार नहीं करता। अगर खाना का ही अगर कंसेप्ट होता, हमारे जैन समाज के जैन मुनियों को देखो। जैन मुनि मैक्सिमम समय उपवास पे रहते हैं।
और वैसे भी उनकी दिनचर्या के अनुसार पूरे समय में वो एक ही समय का भोजन करते हैं, और उस एक समय के भोजन में भी उनका एक प्रमाण है, मतलब उनका एक क्वांटिटी फिक्स्ड है ऑलरेडी, कि 2 मुट्ठी लेना है, कि 3 मुट्ठी लेना है, कि 5 मुट्ठी लेना है, ऑलरेडी फिक्स कर रखी है उन्होंने। उससे ज्यादा वो लेते ही नहीं। तो क्या हो जाता है, मैंने तो देखे बड़ी लंबी लंबी आयु के भी हमने जैन मुनि देखे हैं। तो इसका आयुष्य से क्या इतना बड़ा लेना देना। भोजन हमारी एनर्जी के लिए है, एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है, और हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा काम क्या है और हमें दिन भर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। अब मेरे जैसा आदमी जो मैक्सिमम टाइम बैठा रहता है, वो बैठे रहने वाला आदमी अगर प्रोटीन शेक वाली एडवर्टाइजमेंट से खुश हो जाएगा, वो कहेगा ला स्कूप, डाल 2, डाल 3, डाल, वो बीमार हो जाएगा बेचारा। वो कहाँ बस की बात भाई, यहाँ तो वो पचेगा ही नहीं। गैस, एसिडिटी, 100 तरह के पंड। तो हमने क्या आफत मोल ले ली। अब कहेंगे तो जी ये तो प्रोटीन का बहुत बढ़िया वाला डिब्बा था, ये तो मोस्ट डाइजेस्टेबल था। भाई वो हमारे पास उतना काम ही नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है हमारे पास, तो हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत क्या है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने डंबल उठाने हैं, और हमने वो उस तरह का कुछ एक्शन मोड लेना है, तो देखें तो बात है। अगर सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए तो जितना प्रोटीन हमें दाल दे रहा है वो तो एनफ है। तो गुरु रस जी, सही है। एक और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी आज। मतलब जुपिटर को मैं थोड़ा वापस पढ़ रहा था एज ए ग्रह। अगर हम लोग जुपिटर अच्छे, जुपिटर जो गृहस्थ जुपिटर होता है, जो गृहस्थ गुरु होता है, और जो बाहर चोला पहन के गुरु होता है, तो उसमें असली और नकली की हाउ डू यू असेस? असली नकली तो आप भी जानते हो, इसमें तो असेस करने की जरूरत ही नहीं काफी लोग है। बस पहनने के हिसाब से चोला पहन लेते हैं गुरु जी, वो थोड़ा मुझे किसके हिसाब से? अपने खुद के हिसाब से मन से पहन लिया मैंने। ऑरेंज कलर मैंने सब गेहुआ कलर पहन लिया, वट। नहीं, फिर इसके बोलते हैं नियम है। ऐसे भगवा कलर किसी को नहीं मिल सकता। गुरु डिसाइड करता है कि कब, किस समय और कितने समय के बाद वो अपना चोला धारण करेगा। सबसे पहले उसको सफेद वस्त्रों पे लाया जाता है, सफेद वस्त्रों के बाद पीले वस्त्रों पर लाया जाता है, और पीले वस्त्रों के बाद फिर उसमें भगवा कलर पे लेके जाया जाता है। तो उसका स्टेप्स है, टाइम है, ये गुरु परीक्षा लेते हैं, और फिर जा करके। पर हर कोई आज के समय में जल्दी जल्दी में है, जल्दबाजी में है। अगर आपको ये सिस्टम समझना हो जो आज भी बरकरार है, वो जैन समाज में। जैन समाज में आपने देखा होगा, जैन साधु एक पिच्छी लेकर के चलते हैं। वो पिच्छी उन्हें कब मिलेगी? वो बहुत परीक्षा के बाद और बहुत साधना के बाद उनको मिलती है, और गुरु उन्हें प्रदान करते हैं। सबसे पहले उनको सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर बाद में वस्त्र उतारे जाते हैं। उनका पूरा एक प्रोसेस है, और सेम प्रोसेस हमारे सनातन धर्म में भी है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने ट्रेडिशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और कुछ नहीं भी करते। अब नहीं वो करते हैं जिनको दो पर्पज है। पहली चीज नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज उनको पैसा कमाना है, कि भाई जल्दी से हम भगवा पहन लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो पर भगवा का आंतरिक महत्व तो ज्यादा है, ऊपर से महत्व तो इतना नहीं है। और जब हम संन्यास में चले जाते हैं तो वस्त्रों को महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये सारे मनोभाव से चलते हैं और मनोदशा के अनुसार चलते हैं। चलिए चारू जी। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अ, गुरुजी, एक जो डिविजनल चार्ट का कोर्स था उसमें नवमांश का चैप्टर तो बहुत डिटेल में हुआ है, लेकिन जितनी बार मैं उसको सुनती हूँ उतनी बारी कोई नई चीज समझ में आती है, कोई नई चीज पकड़ में आती है।
तो एक उससे रिलेटेड एक चीज मुझे पूछनी थी गुरुजी। एक तो होता है जैसे आपने उसमें कहा था कि आप ढूंढ क्या रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंडली में आप देख क्या रहे हो, उसी के हिसाब से बात बनती है। किस चीज को आप ढूंढ रहे हो वही आपको ढूंढना है, मिक्स नहीं करनी है चीजें। तो गुरुजी एक एक चीज थी जिसमें हम जैसे भाव भावेश और कारक की थ्योरी हम यूज करते हैं D1 चार्ट में। उसके हिसाब से गुरुजी अगर जैसे आपने मुझे आपसे जब मैंने पिछली बार ये बात पूछी थी कि भाई नवमांश के 6 8 12 में जो कारक होते हैं उसके, जैसे कि मंगल 8th हाउस का, मंगल 6th हाउस का है, शनि 8th हाउस का है, शुक्र 12th हाउस का है। अगर ये बैठ जाते हैं तो ये अच्छा ही है, बढ़िया है, और ये अपने एट्रीब्यूट्स को भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे में तुला लग्न का D1 चार्ट है, उसमें 7th हाउस का लॉर्ड मंगल हो जाता है, अगर वही मंगल D9 चार्ट में 6th हाउस में बैठ गया, तब तो ये परेशानी का कारक बन गया शादी के लिए, अगर हम शादी देख रहे हैं तो। क्या ये सही है? अब आपने इतना बड़ा प्रश्न घुमा दिया। एक लाइन का प्रश्न था, है ना? और हाँ अभी जी। आपने शुरुआत इससे की कि हमें पहला स्टेप ये लेना है कि हमें क्या खोजना है। क्या ढूंढ रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपने सिंपल ये कहना था, क्या नवमांश कुंडली में जो भी ग्रह 6 8 12 में बैठता है वो अपना कारकत्व को कम करता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या वहां पर छठे में मंगल, 8वें में शनि, 12वें में शुक्र कारकत्व को ठीक कर देता है? सिंपल सी बात है। तो आप सोचिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने शायद कल भी कहा था या पता नहीं किस क्लास में कहा था कि मंगल का छठे में जाना आपने कल ही कहा था गुरुजी। अच्छी बात कहाँ से? कल किसी ने रेस्पॉन्स हाँ। दिया नहीं ना क्लास में। दो ही कल लोगों कल ने करा। रेस्पॉन्स दे रखा है व्हाट्सएप पर। नहीं नहीं, आपने कहा था। मुझे लगा कल की बात नहीं किसी को समझ में आई होगी। नहीं नहीं, ये समझ हाँ, में आ तो गया। छठे का जो मंगल है, अब जिसको दंगल पसंद है उसके लिए अच्छा है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? छठे को झगड़ा पसंद है, उसको झगड़ा करने वाला ग्रह मिल हाँ। गया। तो हम्म। दोनों की आपस की दोस्ती है। पर ये हम्म। कहा कि मंगल मजबूत रह गया। जो काम जो ग्रह करता है उसको वो भाव मिल गया। हम्म। तो उससे तो वो चीज एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा। एक चीज हुई कि चीजों का ठीक होना, और एक होता है चीज का बढ़ जाना। कुछ चीजें जीवन में बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। अच्छा। कुछ चीजें जीवन में बढ़ जाना बहुत अच्छी बात है। इंसान जीवन में तरक्की करे, उसका स्वभाव अच्छा हो जाए, उसका मकान बढ़ जाए, उसकी संतान बढ़ जाए, उसको जीवन में तरक्की उन्नति मिले, अच्छी बात है। पर उसके दुश्मन बढ़ जाएं, उस पर मुकदमे ज्यादा लग जाएं, वो कर्जे में चला, उसका कर्जा बढ़ जाए, कौन सी अच्छी बात है? कोई अच्छी बात नहीं है। अभी हम्म। दिल्ली के सीएम साहब देखो, 80 मुकदमे से वो चल रहे हैं, और अभी 80 और लगा देंगे अभी नहीं। तो अभी तक तो फ्री के वकील मिल रहे थे, फर्क नहीं पड़ रहा था। अब समझ में आ जाएगा। तो क्या अच्छी बात हुई? ये अच्छी बात नहीं हुई। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ से समझिए। ये किसके लिए अच्छी बात नहीं हुई? ये आपके और हमारे लिए अच्छी बात नहीं। हाँ। क्योंकि हम तो एक मुकदमा नहीं झेल सकते। हम्म। पर अगर नेता बनना है तो मुकदमा झेलना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको अपने कंपटीटर से फाइट करना पड़ेगा। करनी। आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर आप नेता हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको एक टाइकून बनना है, तो आपके में फाइटरशिप चाहिए। चाहिए। तो उन लोगों के लिए मंगल छठे में आगे आना अच्छी बात है। पर एक सामान्य इंसान के लिए जिसको शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, उनको छठे में आया हुआ मंगल उनके जी का बवाल बन जाता है। 12वें भाव में शुक्र आ गया। 12वें भाव का शुक्र क्या कर रहा है?
12वां भाव सैया सुख है, हम्म। और शुक्र को ऐसे कार्यों में आनंद आता है, आनंद। क्योंकि वो प्रेम का और रोमांस का और आनंद का ग्रह है। वो देने में बिलीव करता है, बांटने में बिलीव करता है शुक्र। और 12वां भाव एक ऐसा है जहां पर पुरुष और स्त्री दोनों ही लूज कर जाते हैं। चला गया, पर आनंद की अनुभूति हुई। उस आनंद की अनुभूति के भाव में आनंद का ग्रह आने से उसको अच्छा मान लिया गया। हम्म। पर अगर ये राजा की कुंडली में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य आदमी की कुंडली में हो उसके लिए तो समस्या बन गई। अब उसको आनंद चाहिए, अब आनंद के लिए क्या करेगा? वो समस्या ही पैदा होगी। तो कुछ सूत्र स्पेसिफिक लोगों के चार्ट में अच्छे होते हैं, हर एक के चार्ट में अच्छे नहीं। चंद्रमा छठे भाव में चला गया, क्या अच्छा हुआ? डॉक्टर के कुछ लिए भी तो। अच्छा नहीं हुआ। हम्म। पर व्यक्ति डॉक्टर है, वकील है, हाँ। जज है ना, कमिश्नर है, उनके लिए अच्छा हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए वही चंद्रमा मानसिक पीड़ा का कारक हो जाएगा। हम्म। परंतु अन्यों के लिए तो अच्छी बात हो गई। हम्म। तो हम्म। ज्योतिष में ये चीज समझ लें, कुछ योग कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के लिए खराब होते हैं। खराब। ज्योतिष एक पूर्णतः इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल साइंस है। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत डेप्थफुल है। जैसे कल भी मैंने क्लास में समझाया था, जिनकी कफ प्रकृति है, अब उनके लिए खीरा खाना, टमाटर खाना, ककड़ी हाँ। खाना, ये भाई जी का जंजाल बन जाएगा। उनका कफ पहले से बढ़ा हुआ है। अब आप कहे जाएं, सारे कह रहे खीरा ककड़ी खाओ, अब किसी भी डॉक्टर से पूछोगे सामान्य अवस्था में, जी डॉक्टर साहब खीरा ककड़ी खा लो, खाओ खाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा, वो नहीं होने देगा, कब्ज नहीं होने देगा, बहुत भी फायदे होंगे। गूगल पे ढूंढोगे वो भी फायदे बताएगा। कोई नुकसान बताएगा ककड़ी खीरे का? कोई नहीं बताएगा। पर उसको बेचारे को ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसके उस वो खाना पचा तो समस्या, नहीं पचा तो समस्या, क्योंकि उसका जो सत्व निकलेगा वो और कफ पैदा करेगा। पर अगर पित्त प्रकृति वाला ककड़ी खीरा खाएगा, छाछ पिएगा, तो उसको वो शांति देगा। ऐसे ही ज्योतिष में धीरे धीरे हमें इस सब्जेक्ट पर कमांड करनी है और समझना है कि कौन सी प्रकृति के पुरुष के लिए कौन सी चीज ज्यादा उत्तम है। ज्यादा उत्तम है। सही एक बात है। आदमी कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, मंगल बैठा दिए छठे में, आपने कूद के पड़े, रहे वाह तेरा तो छठे मंगल में तू दुश्मनों के दांत तोड़ देगा। अब भाई फैक्ट्री में दुश्मन कौन? उसके साथ काम करने वाला। कोई नहीं मिलेगा तो अपने बॉस से टकराएगा, और बॉस कहेगा बाबूजी एप्लीकेशन पकड़ो अपने घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप आ गए हमसे गलती हुई, दोबारा ना हो, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जगह जगह से भगा दिया जाएगा। और हम सब उठा के डंडा घूम रहे हैं छठे भाव में जी, मंगल बैठा, गजब कर दिया। शनि को बिठा दिया अष्टम भाव में। शनि धन का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि धन को लेकर के आने की पेशेंस देता है, वो दिमाग देता है, वो चालाकियां देता है उसके अंदर, कि धन को कैसे खींच के लाया जाए। आपने अष्टम में बिठा दिया, उसने आयुष्य तो बढ़ा दिया, पर क्या अमीरी दी? सोचिए, क्या उसने उसको अमीरी दी? शनि अष्टम को किस मामले में अच्छा बताया गया है, इस बात पे उम्र भी लंबी। विचार करना चाहिए कि भाई आयुष्य अच्छा होता है। हम्म। पर शनि तो मेटलिस्टिक प्लेनेट है, हम्म। मेटलिस्टिज्म की कोई गारंटी नहीं दे रहा। यानी जो ग्रह ने काम करना था, जिसका कि वो मुख्य ग्रह है, वो काम कुछ और ही कर रहा है, और हम खुश हैं। कोई व्यक्ति चाहता है जीवन में मेरी तरक्की ना हो, उन्नति ना हो, बस मैं जीता रहूं, जीता रहूं, मेरे छोटे भाई उसके लिए बहन भी अच्छा। मर जाएं, और भी परिवार वाले भी मर जाएं, मेरे सब दोस्त मर जाएं, पर मैं जिंदा हूं। हाँ बाबा कब जाओगे?
कितने साल के हो गए? भाई 96 का लग गया हूं मैं, 96 का लग गया हूं। वो साल गिन रहा है। साथ वाला बोले, साथ वाले तो सब पहुंच लिए टिकट कटा कटा के, वो बचा हुआ है। क्या खुशी है भाई? अपने छोटों की अपनी आंखों के आगे मृत्यु देखना, इसको तो ज्योतिष में अच्छा नहीं बताया गया। इसे अच्छा नहीं बताया गया। और बड़े को तो बड़ा कष्ट होता है कि उससे उससे छोटा चला जाए, उसकी भी आंखों के सामने। ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। तो हमें अपना बेसिक लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि जब हम कहते हैं ये ग्रह फलाना अच्छा, तो हमें विचार करना होगा किस मामले में अच्छा, किस पॉइंट पर अच्छा। उसको पूरे जीवन के लिए नाप करके मत छोड़ दो कि साहब ये तो हो गया अच्छा, दे हम्म, दिया इसको तो ग्रीन सिग्नल, अब ये हर जगह के लिए अच्छा हो गया। ये हर जगह के लिए अच्छा नहीं है। नहीं। शुक्र को 12वें में पहुंचा दिया हमने, अरे वाह साहब गजब हो गया आपका तो शुक्र 12वें में, बहुत अच्छी बात है। क्या ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है? शुरुआती दौर में अच्छा हो सकता है, पर तो शुक्र है, उसको आनंद चाहिए। और मैरिज एक ऐसी चीज है, उम्र के साथ साथ, एक समय के साथ साथ, पति पत्नी दोनों एक दूसरे में से इंटरेस्ट लूज करते ही करते। ये प्रकृति का नियम है। पर वो तो नहीं मान रहा ना, शुक्र तो 12वें वाला, हम्म। वो कहाँ मानेगा। वो कहेगा भाई मुझे क्या लेना देना, इट्स माई नीड, मुझे तो वो चाहिए आनंद। आप बताओ वो करेगा कि नहीं खुराफात? हम्म। उसी 12वें भाव के शुक्र ने खुराफात पैदा कर देनी है। पैदा। वो कहीं ना कहीं बाहर रिलेशन डेवलप करने में इंक्लाइंड हो जाएगा। तो कभी कभी कुंडलियां हमें जो समझाती हैं, वो हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हम बेसिक सूत्र जो सीखे हैं, उन बेसिक को कभी फिर उसको आगे मॉडिफाई नहीं कर पाते, हाँ। उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, और हम फंस जाते हैं। और हम फंस जाते हैं। तो उस तरीके से नहीं फंसना। अब दूसरी बात, कोई भी ग्रह 6 8 12 में जाएगा, अपने पॉजिटिव सत्व को लूज करेगा ही करेगा। मंगल का पॉजिटिव सत्व क्या है? मंगल का नेचर। एसेंस क्या है? दूसरों की रक्षा करना, खुद का डिफेंस करना, दूसरों की रक्षा करना, जो हमारे अपने हैं उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। ये मंगल की पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। क्योंकि मंगल भाई है, और भाई है अपने भाई के लिए खड़ा हो जाता है। और छठे का मंगल कह रहा है बताओ दूसरे को पीटना कैसे। तो क्या मंगल की ये सकारात्मकता है? सकारात्मकता खो दी। शुक्र की सकारात्मकता है ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, प्रेम देना और प्रेम लेना, स्पिरिचुअल लाइट है। वीनस स्पिरिचुअल लाइट, वहां कुछ और ही बात बन रही है। तो हमें इन पॉइंटों पर सोच के चलना पड़ेगा। नमाज कुंडली में जो भी ग्रह 6 8 12 में जाएगा, वो अपनी पावर लूज करेगा ही करेगा, नमाज में विशेषकर हम्म। ध्यान रखें। ठीक है। हाँ। धन्यवाद गुरुजी। हाँ वैभव जी, म्यूट पर हैं? म्यूट पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं शायद। हाँ हाँ नहीं, मैं बाहर बैठा था। हाँ मतलब बाहर बैठा, नहीं साइड नहीं, में बताइए बैठा। बताइए। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये बेसिक से ही है। जैसे कि ये माना जाता है कि पंचमेश का लग्न में होना या फिर लग्नेश का पंचम में होना ये अच्छी बात होती है। ठीक बात है। दूसरी बात
हाँ, दूसरी बात, लग्नेश का अष्टम में होना, अष्टम का लग्नेश में होना, लग्नेश लग्न में होना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक बात है। तो इसमें मतलब स्टडी के टाइम ये ऑब्जर्व हुआ कि कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा पंचम में जाता है तो नीच का होता है, और बिल्कुल। पंचम का जो मंगल है, पंचमेश जो मंगल है, वो लग्न में जाके नीच का हो जाता है। मतलब कर्क ठीक है। लग्न में लग्नेश और पंचम दोनों अगर अगर एक्सचेंज, मतलब पंचम में बैठे या फिर ये लग्न प्रश्न में क्या है? बैठे, प्रश्न में तो ये बताइए। तो नीच का हो जाता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो कर्क लग्न में वो नीच का हो जाता है। जी तो जी ये जी। तो ये ओवर रूल होता है ना कि पंचम का लग्न में होना या फिर लग्न का पंचम में होना अच्छी बात है, तो यहाँ पे वो नीच क्या हो जाता है। बिल्कुल, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन अब क्या दू, है? हाँ, तो उसको और दूसरी बात, जब तुला में पहली शुक्र। बात, वैभव जी पहली बात तो क्लियर करो, प्रश्न क्या है? वो नीच का हो जाता है, वो तो हम समझ गए। हाँ, तो इसका मतलब प्रेडिक्शन, मतलब इसका इसको हम किस एंगल से उसको इंटर समझ ले, या फिर किस बस, एंगल से उसको आपको वैभव मतलब जी प्रेडिक्शन पे। नीच नीच भंग योग कैसे बनता है उसको स्टडी करना। अच्छा। इनका नीच भंग हो जाता है। हाँ, ये नीच बहुत भंग। अच्छा हो गया। अच्छा। मंगल लगन में आया, नीच का हाँ। हो गया, पर उसका राशिनाथ उसके अपने ही उसके में बैठ गया, मंगल के राशिनाथ में। इसे बोलते हैं एक्सचेंज हो गया। स्थान परिवर्तन हिंदी में बोल देते हैं। स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान हाँ। परिवर्तन अपने आप में राजयोग के समकक्ष होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, क्या ये राजयोग में कन्वर्ट होगा या केवल मात्र स्थान परिवर्तन है? उसके आगे उसके लिए हमें नवमांश में जाना होता है। अच्छा। उसको नवमांशा में स्टडी करो। वहां पर चंद्र का बलाबल देखो और मंगल का बलाबल देखो। अच्छा। चंद्रमा की प्लेसमेंट और मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और बलाबल अच्छा है चार्ट के अंदर। तो आप देखेंगे कि वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। उसको D27 चार्ट में जाकर के फिर देखो, D27 के अंदर की क्या रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है वो। वहां से फाइनल निष्कर्ष बनेगा। और अगर आप इसमें, अगर वो राजयोग में कन्वर्ट हो गया तो उस आदमी के पास हर चीज अवेलेबल। और अगर वो राजयोग में नहीं हुआ, केवल स्थान परिवर्तन हुआ, तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, स्पिरिचुअल होगा। वो सब चीजें आप बता दीजिए। अच्छा। अ, अब अगर इस केस में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस वो पंचम का लग्न में गया बस वो, लेकिन लग्न का पंचम में नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे फिर देखें। अगर लगन का पंचम में गया तो वो नीच राशि में चला गया। हाँ। नीच भंग अगर नहीं हुआ तो लग्नेश का नीच होना दिक्कत देता हाँ। है, पर अभी स्टेप यहां पर बंद नहीं हुआ। इसको अच्छा। आगे चलना है, ये तो जस्ट एक बेसिक है। हाँ। चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा का बलाबल क्या है, ओके। नवमांश में क्या कहता है, डी हाँ। 27 चार्ट के अंदर जाकर के वो क्या कह रहा है। उनको अदर्स जो डिविजनल चार्ट्स हैं वहां पर चंद्रमा के बलाबल का अवलोकन करें और फिर निष्कर्ष पर पहुंचे। अगर चंद्र में बल है तो कोई दिक्कत नहीं, वही रिजल्ट रहेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। बल्कि नीच का चंद्रमा उसको ज्यादा धन कमा करके देगा, ओके। उसको ज्यादा अच्छा बड़ा पद देगा। अच्छा। उसको कोई कमी नहीं मिलेगी उसके पास। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो कुंडली, पूरी कुंडली का अवलोकन करना जरूरी है। जी। उसको फाइनल रिजल्ट एकदम से पहले दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंचना चाहिए। स्टडी में ऑब्जर्व हुआ ये मेरा कि तो ओवरऑल हुआ रहा था, तो सोच लगे एक पूछ ले। जी अब दूसरा ये है कि लग्न का वही अपना दूसरा, मतलब इसको वो रूल करता है कि शुक्र में, सॉरी, तुला लग्न में शुक्र अष्टम में जाके स्वग्रही का हो जाता है, शुक्र वृषभ का हो जाता है। तो जी। वो तो अपने से तो अष्टम में चला गया, लेकिन खुद की राशि में चला गया, तो ठीक है। उसको
हाँ, तो उसको कैसे फिर रीड करें इस सिंपल कॉन्टेक्स्ट सी में? बात है, एक चीज का ध्यान रखना है। ज्योतिष में कोई भी घटना घटती है, वो सारी की सारी हमारे जीवन में आएंगी ही आएंगी। अच्छा। लगन का स्वामी का अष्टम में जाना, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। अष्टम भाव में स्वग्रही हो जाना, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट। उनको दोनों को स्टडी करोगे, जो जो निचोड़ आएगा वो आपने करना है। ठीक है। जी। लग्नेश का अष्टम में जाना बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, हाँ। और बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। अगर वही ग्रह बलाबल गेन कर ले, अच्छा। तो उस व्यक्ति को अकल्ट का मास्टर बना सकता। वो अकल्ट के क्षेत्र में जादूगर साबित हो सकता है। ओशो इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसको एट्थ हाउस की पावर ही तो थी उसके पास। Okay. उसने किस चीजों के कारण वो फेमस हुआ? उसने जीवन और मृत्यु के बारे में बात करी। सभी लोग जीवन के बारे में बात कर रहे थे, या लोग उस जमाने में दुखों के बारे में बात कर रहे थे? उसने दूसरी तरीके से बात करना शुरू कर दिया। सेक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। अष्टम भाव क्या है? हमारी छिपी हुई सेक्स इच्छाएं। उसने जो इंसान के अंदर छिपी हुई सेक्स इच्छाएं थी, उसके बारे में उसको सिलसिलेवार से बहुत ही अच्छे ढंग से सामने रख दिया। वो फेमस हो गया। उसकी इतनी सारी बुक्स आई, पर संभोग से समाधि सर्वोत्तम ज्यादा बिक गई, और वो फेमस हो गया। हाँ। अष्टम भाव ने उसको इतना बड़ा आदमी बना। हर भाव, हर ग्रह हमें बड़ा इंसान बना सकता है, हमें फेमस बना सकता है, सब कुछ दे सकता है। हमें इसी की स्टडी करनी है सिस्टेमेटिक वे से, कि क्या है, कि वो कैसे देखते हैं। अब मुझे लगता है मुझे वैदिक ज्योतिष का कोर्स लेके आना पड़ेगा 1 साल का, जिसमें ये सब चीजें मुझे लानी पड़ेंगी। क्योंकि मैं देख रहा गुरु हूँ स्टेप्स नहीं मालूम होते, हम बेसिक पर जाकर के अटक जाते, अच्छा। और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते और निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। जी सर, मैंने सारा वो ले लिया है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए जस्ट स्टडी के टाइम नहीं, आया वो था ये अभी तो। क्या था वैभव जी, वो हमने जो करवाया हुआ है वो टुकड़े में कराया। टुकड़े का मतलब होता है बेसिक अलग कराया, एडवांस अलग कराया। अभी एक कोर्स लाएंगे जो बेसिक से एडवांस हो, मतलब वो अच्छा। कंटिन्यूटी में हो, एक वो रिदम ना टूटे, कि एक स्टूडेंट अच्छा। स्क्रैच लेवल से शुरू करे और वो एंड लेवल तक, कि वो कुंडली का विश्लेषण करने तक वो साथ रहे, अच्छा। ताकि उसको एक साथ वो सूत्रों को समझ सके। ठीक है। गुरु जी, एक लास्ट इसी इसी मतलब सीरीज, मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि जैसे कि तुला लग्न में मंगल का दशम में होके वो नीच का हो जाता है, लेकिन दशम में उसको दिग्बली भी हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो उसको फिर कैसे हम उसको फिर सारा कैसे समझ खेल लें कि? वैभव जी बला बल पर है। और मैं समझ ओके। गया आपकी बात। जब तक आपको ग्रह का बल निकालना नहीं आएगा, आप उसको नहीं समझ पाओगे। जी। बहुत सारे लोगों की कुंडली में सूर्य या मंगल होता है दसम भाव में, पर हाँ। उनके जीवन में अचीवमेंट्स नहीं होती इतनी ज्यादा। जी। और कुछ लोगों का एक भी ग्रह दिग्बली हो जाता है, वो पता नहीं कितने करोड़ोंपति भी बन जाते हैं और फेमस भी बन जाते हैं। जी। तो ये क्यों होता है? केवल उस भाव में आ जाने मात्र से ये हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि ये ग्रह हमें परिणाम देगा कि नहीं देगा। जी। इसीलिए आप देखेंगे कि सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति या सामान्य दुकानदारी करने वाला व्यक्ति के भी मंगल दशम में मिल सकता है हमें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब की कुंडली में भी दसम भाव में मंगल ही था। जी।
वो देश का प्रधानमंत्री भी बना सकता है इसका मतलब, और एक सामान्य दुकानदार भी बना सकता है। इसका मतलब तो दिग्बली एक में काम कर रहा, दूसरे में नहीं काम कर रहा। इसका हाँ मतलब अभी सूत्र छिपा हुआ है, सूत्र प्रॉपर नहीं लगा, चाबी जी प्रॉपर रूप से नहीं मिली है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। उच्च का बुध डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली में एग्जॉल्टेड मरकरी है, जी और हमारे पास हर महीने 4-5 आ जाते हैं जिनके पास एग्जॉल्टेड मरकरी होता है। वो बेचारे ना फाइनेंस मिनिस्टर बने, ना देश के प्रधानमंत्री बने, ना प्रोफेसर बने इकोनॉमिक्स के। कईयों को तो बैंकिंग का भी पूरा नहीं आइडिया। तो जी कहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना भाई, एग्जॉल्टेड बुद्ध भी है और अस्त भी नहीं है, और बोलो। जी तो इसका मतलब अभी सूत्र अधूरे हैं। जब हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, जी गुरु जी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है जी। हाँ, मोहन बैल साहब। थैंक यू सर। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जी फर्स्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई है। जी। तो अभी अभी आप बात कर रहे थे चंद्रमा, पंचम के चंद्रमा की। जी। हाँ जी, वो अगर कम डिग्री का हो जी। और वह गौतम भी हो, जी। तो जो कम डिग्री है क्या कैसे अफेक्ट करेगी उसको? मोहन बैल जी, आप डिग्री कम डिग्री किसको मानते हैं, पहले तो वही बताओ। ये तो क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री युवा क्या बोलते हैं, बचपन अवस्था क्या बोलते हैं उसको? इसका मतलब अभी आपने बेसिक ज्योतिष कर रहे हो। हाँ, सॉर्ट ऑफ, हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कम हाँ डिग्री का जी। चंद्रमा है, अगर चंद्रमा 1 डिग्री का है हाँ तो जी। यू आर सो लकी। जिसका 1 डिग्री का ओके। चंद्रमा है और चंद्रमा वर्गोत्तम है, हाँ जी। तो चंद्रमा उसका बहुत बली है। बली बलि चंद्रमा है। देता हाँ। क्या है? हाँ अच्छा जी। भोजन, टेस्टी भोजन, हाँ अच्छा जी। वस्त्र, अच्छी हाँ। लोकेशन पर रहने का योग देता है, और दैट, ये अच्छे तो बहुत ताल्लुकात अच्छी। देता है, अच्छे हाँ जी, ताल्लुकात देता है, बिल्कुल सही। सोसाइटी के हाँ अंदर जी, अच्छे लिंक देता है। बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक तो यू। अब मत समझना ये बाल्यावस्था का है, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं सोचता हूँ का कम डिग्री का है ना, हाँ, तो कोई बात इसलिए। नहीं, हाँ जी। कम डिग्री का चलो, है तो क्या हो गया। वो ऐसे ही है कि शुक्र की दृष्टि भी है। हाँ, तो शुक्र दृष्टि का, शुक्र की दृष्टि आ जाएगी, खाने पीने का शौकीन बना देगा। किचन हाँ में जी। एक राउंड मार करके हाँ जी। कुछ ना कुछ उठा के ले आएगा चुपचाप। हाँ हाँ जी। हाँ जी। डॉक्टर मना भी करेगा तो भी वो ले आएगा। ले आएगा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल तो सही। इसमें क्या हो गया। हाँ जी। हाँ, हाँ ये जी, थैंक यू डिग्रियां जी। जो होती हैं, ये हाँ बेसिक जी। कंसेप्ट से ग्रहों की अवस्था को समझाने के लिए था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो एक हमें ये समझाने का प्रयास था कि हाँ जी। एक हाउस में एक प्लेनेट जीरो हाँ डिग्री जी। से 30 डिग्री तक मूव करता है। हाँ उस जी, ठीक मूवमेंट है। को हाँ जी। समझाने के लिए अवस्थाएं बताई गई। इसका हाँ जी। मतलब हाँ ये जी। हाँ नहीं जी। कि वो अपनी उन डिग्रियों के आधार के ऊपर ही वो अपना बिहेवियर को वो कर लेगा या वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, नहीं मैं समझा था कि बाल अवस्था में है, शायद कम असर होएगा। नहीं, बाल अवस्था ये का मैं। सिर्फ हाँ जी। देखो, चंद्रमा 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, हाँ पांच जी। डिग्री हाँ का जी। है, 10 डिग्री का है। हाँ जी। चंद्रमा का संबंध चंचलता से है, ठीक है। बाल सुलभ चंचलता। जैसे ठीक है। बच्चों में हाँ जी। चंचलता होती है ना, हाँ जी। सीरियस हाँ जी। बात करते करते भी बीच में उनको मजाक सूझने का लगता है। और बिल्कुल बात सही। सीरियस चल रही है फिर भी दिमाग में आ रहा है कुछ चुटकुली सी हाँ जी। बात, हाँ। यार कोई कह दे यार, थोड़ी हाँ जी। हंसी हो जाए, थोड़ा मजाक सा हो जाए। हाँ जी। हाँ चंचलता, जी, यार ये शांत क्यों नहीं बैठ रहे, ठीक है, बिल्कुल सही। बाल सुलभ वो चंद्रमा हाँ का जी। स्वभाव है। अब वो दो ठीक। डिग्री का हो या 10 डिग्री का हो, हाँ, तो बिल्कुल स्वभाव सही। चेंज, स्वभाव चंद्रमा का चेंज करेगा उसकी राशि, वो किस हाँ जी। राशि हाँ में जी। बैठा।
अगर वो राशि। वर्गोत्तम हो गया, हाँ जी। वर्गोत्तम का मतलब ही है चंद्र का बल उत्तम हो गया, यानी उसमें हाँ बल जी। है। हाँ। तो मन शुक्र से, की राशि में। मन से स्ट्रांग हो गया। शुक्र की राशि में हाँ ही तो जी। उच्च का होता है ना जी, वृष राशि में ही तो उच्च का हाँ होता जी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। है। ओके। थैंक यू जी। हाँ थैंक यू शुभम सो जी। मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। थैंक नमस्ते, यू। प्रणाम। नमस्ते। गुरु जी, मैरिज मैरिज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आने वाला क्वेश्चन है। तो अगर अगर दो कपल मान लीजिए 1-1.5 साल के लिए लिव इन रिलेशनशिप में है और उनका नहीं चला किसी वजह से लिव इन रिलेशनशिप, अब हम्म। वो इंडिविजुअली अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहा है, तो ये सेकंड मैरिज के कॉन्सेप्ट में आएगा या इसको अभी भी फर्स्ट मैरिज ही देखें, जो नया पहली रिलेशन बात तो शुभम जी, मैरिज है क्या उन्हें ये ही नहीं पता है। तो उनको कोई मैरिज की क्लास अटेंड करनी चाहिए। वो मैरिज में जाना ही क्यों चाहते हैं, उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो भी भाग खड़े होंगे, तीसरे में जाएंगे तो भी भाग खड़े होंगे। इसमें हाउस देखने की जुड़ती नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही है, इन्हें ना रिलेशनशिप के बारे में पता है ना मैरिज के बारे में पता, दोनों का ही ज्ञान नहीं है। जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन है, और समाज ने उनको स्वतंत्रता दे रखी है, कानून ने स्वतंत्रता दे रखी है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। समझदार आदमी स्वतंत्र होते हुए भी बेवकूफियों का प्रदर्शन कभी भी नहीं करता। स्वतंत्र है पर वो बेवकूफी का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरीके से कि वो क्या करने जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का भी और लड़की भी नहीं जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। तो बेटर है कि उनको ये समझाएं कि कुंडली का कौन से भाव से अगला रिलेशन देखें। सबसे पहले कहो कि अच्छे ग्रंथों में, अच्छे शास्त्रों में, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो किसी अच्छे सेक्रेटरिस्ट से और किसी अच्छे मैरिज काउंसलर से जाकर के मिलो। वैसे तो मैरिज काउंसलर आजकल वो ज्यादा है जिनकी खुद की मैरिज नहीं चल पाई, वो मैरिज काउंसलर बन जाते हैं बाद के अंदर। तो अच्छे किसी गुणी व्यक्ति से मिलें और फिर आगे बढ़े, क्योंकि कुंडली में देखने से कुछ नहीं होगा। मैरिजें टूटती हैं, वो हमारी मानसिकता का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको उन चीजों पर काम करने की ज्यादा जरूरत जी। है। अब ये बात सुन करके कुछ लोग अगर यूट्यूब पे जाएगा तो सारे निराश हो जाएंगे, क्या बात बकवास कर रहा है, ये तो बड़ा पोंगा पंडित टाइप आदमी है। लिव इन रिलेशनशिप पहले अगर नहीं, कैसे अनजान आदमी के साथ हम शादी कर सकते हैं? और मैं 1 साल के बाद, 1 साल लगा तुम्हें ये जानने में कि हम इनके साथ नहीं रह सकते? इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। बिरयानी एक चम्मच उठा करके खाने से पता चल जाता है ये बिरयानी कैसी बनी है। एक चम्मच ही काफी है उसको चख करके बताने में कि इसका नमक मिर्च मसाला कैसे है। वो पूरी प्लेट खाने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ये अच्छी है कि बुरी है। 1 साल लगा है, तो इसका मतलब वो अगले 10 साल तक भी नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो ये उनके लिए उनको काउंसलिंग की जरूरत गुरुदेव, ये वही हाल हो गया, जब नाश्ता भी कर लिया फिर बोलते अच्छा लंच भी आएगा क्या? है। हाँ, लंच भी आएगा। ये ही होता है, यही होता है। क्या है कि आ, अगर और इसमें हम परिवारों का कसूर है। मैं कहता हूँ नौजवान बच्चों का कसूर नहीं मानता मैं। हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में इसकी एजुकेशन नहीं दी जाती। हमारी किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में शादी की कोई भी बात नहीं होती है। हमें लगता है हमारा डॉक्टर इंजीनियर हो गया, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा पीएचडी होल्डर हो गया, हमारी बिटिया ने तो एमएससी कर ली, हमारी बिटिया ने वो कर ली।
पर वो जो करके आए हैं बेचारे, उन किताबों में नहीं है शादी कैसे चलती है। उन्हें नहीं पता जीवन कैसे चलता है। उन्हें समझाया ही नहीं गया है। और हमने मान लिया कि वो बहुत बड़े विद्वान लोग हो गए हैं, और दो मूर्ख विद्वानों को हमने इकट्ठा कर दिया है। अब वो कह रहा है देख मेरे पास कौन सी डिग्री, वो कह रहा है देख मेरे पास भी कौन सी डिग्री है। वो डिग्री डिग्री की लड़ाइयां हो रही हैं, बोला तू अपने मैं अपने, भाग्य। दो अनपढ़ लोग बड़े प्यार से 70 साल 80 साल की उम्र काट गए बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये खेल है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जिन्होंने नहीं सिखाया अपने घर परिवारों में बच्चों को विवाहों के बारे में। ये वो बच्चे भुगत भुगत रहे हैं जिन परिवारों में नहीं सिखाया जाता। बेटर है कि अच्छे तरीके से बच्चों को शादी करने से पहले साल 2 साल उनकी ट्रेनिंग करवाओ। रिलेशनशिप की छोड़ दो, उसकी अहमियत के बारे में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। घर में खुल के चर्चाएं होनी चाहिए। और फिर जा करके आप सोचिए, किसी के माता पिता का डिवोर्स हो गया, वो डिवोर्स वाले लोग अपने बच्चों को क्या कह के समझाएंगे कि डिवोर्स लेना अच्छी बात है। समझाने की उन्हें जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लेके आ जाएंगे। आपने 2 साल में लिया, 3 साल में लिया, वो 6 महीने में, 3 महीने में लेके आ जाएंगे। तो ये माँ बाप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और ये अच्छी चीजें नहीं होती। रेयर केस सिर्फ 1% होता है जिसमें तलाक लेना चाहिए। 1% होता है जिसमें तलाक बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसमें धोखे से शादियां हो जाती हैं, वहां तलाक लेना जरूरी है और सही है, उचित है। पर जहां पर ये सब चीजें नहीं हुई है, देख दाख करके शादी करते हैं, इतनी खोजबीन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत आ जाती है ना। अभी हमारे पास एक केस आया, उसके अंदर लड़के ने कई कंपनियों का मालिक दिखा रखा अपने आप को। और वो लड़की वाले भी उस्ताद थे, उन्होंने भी कोई किसी एजेंसी का सहारा लिया और पता करवाया उसके बारे में, है ना, कि भाई वो देखो कौन कंपनियों का क्या हाल है। तो उन्होंने भी स्टेटमेंट्स पीछे तक की निकलवा करके देखी, तो पता चला कंपनी बनी 1 साल पहले थी। और कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ नाम के डायरेक्टर दिखा करके और वो बेवकूफ बना रहे थे। खैर वो रिश्ता टूट गया। तो ये ऐसे धोखेबाजियों से शादी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ धीरेन्द्र जी, म्यूट पर हैं आप। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, सिंह लग्न में सप्तम में चंद्रमा और नवम में शनि ने हाउस एक्सचेंज किया। शनि तो नीच का हो गया, जी ले, लेकिन गुरु के साथ है तो नीच जी। भंग तो हो गया। और विष्णु लक्ष्मी नारायण योग भी बन गया उसमें। नहीं लेकिन क्या धीरेन्द्र जी, मैरिज मुझे तो रुको तो सही थोड़ा बहुत, मुझे तो समझने दो। आपने तो खुद ही बता दिया कि नीच भंग हो गया, कैसे नीच भंग हो गया वो मुझे समझाओ। हाउस एक्सचेंज हुआ ना गुरु जी? कैसे? कैसे? कुंभ। आपने आपने शनि को नवम भाव में बिठा दिया, हाँ, मंगल वहां के घर नीच में का है। हो गया। जी, मंगल तो के क्या घर में है। क्या मंगल उच्च का है? नहीं, मंगल कुंभ राशि में है। हाँ तो फिर उच्च का नहीं हुआ तो फिर नीच भंग कैसे हुआ? क्या मंगल स्वग्रही हुआ? मंगल शनि के घर में है सर जी, केंद्र में। मंगल शनि के घर में है ना बेशक। तो हाँ क्या हाँ। स्वग्रही और कुंभ राशि में, ना वो स्वग्रही हुआ ना उच्च का हुआ धीरेन्द्र जी, मैं आपको किसी और पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। जी 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 तो जी। नीच भंग तो हुआ ही नहीं। अच्छा। शनि अब का नीच भंग नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग कैसे बना दिया वो समझाओ अब। क्योंकि मंगल जो है नाइन्थ का लॉर्ड है। हाँ ठीक और है। और शनि जो है सेवेंथ का लॉर्ड हुआ। ठीक है। तो उन्होंने हाउस एक्सचेंज किया। आ, तो हाउस एक्सचेंज अलग चीज है, लक्ष्मी नारायण कैसे बना दिया? केंद्र और त्रिकोण का मालिक गुरु अगर जी। एक जगह बैठेंगे तो होगा ना। अच्छा। एक साथ एक बैठे दूसरे तो से सही। हाउस एक्सचेंज। फिर अच्छा हाँ, गुरु जी, वो स्थान जैसे परिवर्तन।
हाँ, आप स्थान स्थान परिवर्तन। परिवर्तन को नीच भंग से मत वो कीजिए, स्थान परिवर्तन अलग चीज है। अच्छा। लक्ष्मी हम्म। नारायण बिल्कुल अलग चीज है। केंद्र अच्छा। और त्रिकोण का अधिपति यदि केंद्रग्रस्त होकर के मिल जाएं, केंद्र स्थानों में मिल जाएं, एक साथ बैठ जाएं, या एक दूसरे से केंद्रस्थ योग बना लें। ये केंद्रस्थ का अच्छा। मतलब होता है या तो एक साथ एक भाव में बैठ जाएं, या या एक एक चार दूसरे से सात दस में चतुर्थ हो। दशम संबंध बना लें, या हाँ हाँ हाँ। समसप्तक संबंध बना लें। या तो चतुर्थ हम्म। दशम संबंध या समसप्तक संबंध बना लें, तो जी। उसे कहेंगे केंद्रस्थ योग बना। तो जाकर के वो योग बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। अच्छा गुरु जी, जैसे सिंह लग्न और कर्क लग्न में मंगल हम्म। जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, जी। इसी तरह तो क्या ये लक्ष्मी नारायण, यदि केंद्र में मंगल बैठ जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है? ऐसे क्यों? फिर वो केंद्र का ही बना है ना। केंद्र त्रिकोण का अकेला है। उसको योग का मतलब दूसरा भी होना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा दूसरा भी हाँ, होना अकेला थोड़ी चाहिए। योग बना देगा। है ना। ये अच्छा। कहावत याद रखो, अकेला चना कौन सा भाड़ फोड़ सकता है। ओ। हाँ, तो हाँ, हमने तो कहा। अकेला करे बेचारा क्या करेगा। हाँ, योग तो चाहिए ना। जी जी जी। हाँ, ऐसे नहीं क्योंकि बन जाता। मैरिज के लिए कंसल्टेंसी के लिए वो आई थी पत्रिका, तो हमने कहा भाई ऐसे तो बाकी के लिए आपने तो लक्ष्मी ठीक है, नारायण लेकिन योग बना दिया है। नहीं नहीं, वो हमने कहा कि हाउस एक्सचेंज किया है तो पैसे वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन सप्तम में मंगल है तो मेरे ख्याल से मैरिज के लिए ठीक नहीं है। बढ़िया किया। तो आपने पीछा जी छुड़वा दिया। जी जी जी। चलिए फिर हैं। तो यही नहीं तो हमने देख लो, कहा कि लक्ष्मी आपसे भी नारायण का अच्छा। नाम सुन करके वो बेचारा को मुंह में लालच पानी आ जाता और वो फटाफट शादी के लिए ओके कर देते। नहीं नहीं, तो हमने कहा कि हाउस एक्सचेंज तो नहीं, है आजकल तो। लालच का भी बड़ा भारी चक्कर है। कहते जी जी लड़ाई तो सबकी होती है, हमारे भी होती है, लड़ाई झगड़े से कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जी बताओ जी। कितना है। हाँ, तो वही उसी के लिए उन्होंने कहा पैसा वैसा तो इसमें रहेगा, क्योंकि हाउस एक्सचेंज किया है सर जी मेरे ख्याल से। अब आपके नहीं नहीं तो हम। धीरेन्द्र जी, पूरे स्टेप समझा करो। सबसे पहले, अगर धन के लिए, उत्तम धन के लिए पहला स्टेप होता है लग्न। जी लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 सेकंड, फिर आप देखो दसम। जी धन के लिए कर्म, कर्मठ होना जी। व्यक्ति का बहुत जरूरी है। तीसरे अच्छा। नंबर पर भाग्य। लगन, हाँ हाँ। दसम, नवम, ये तीन ऐसे हैं जो ठीक ठाक हालात में होने जरूरी है। जी। फिर उपचय भाव। उपचय भाव हाँ। में आता है तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां दसवां भाव। भाव, 11वां भाव। जी अगर उपचय भाव कमजोर है जी तो भी वो इंसान ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। जी। हाँ, तो इन सबको कंबाइन बना करके जब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जब आती है जुड़ना। चीज। या कोई बहुत सुंदर सा जी। राज्य, एक राज्य पूरी कुंडली के अंदर फिर चीजों को ओवरराइट कर जाता है। फिर तो ये जो हम्म। सूत्र है इनको भी ओवरराइट कर जाता है। ज्योतिष में अच्छा। बहुत मैक्सिमम सूत्रों को ओवरराइट करने वाले सूत्र भी होते हैं अवेलेबल। जी। जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, जब तक बात बनेगी। लेकिन गुरुजी, हमने पंच महापुरुष योग खासतौर से शुक्र के साथ बनाया हुआ 10th में, हमने उसको कमजोर ही देखा है। मैंने वो किसी काम का नहीं रहा, बाकी तो ठीक ही था। तो तो इसी के लिए हमने धीरेन्द्र जी, कहा। इतना आसान थोड़ी है लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं। हाँ, इतना हमने कहा आसान भाई थोड़ी है ब्रह्मांड की देवी आपने एक। एकदम से आशीर्वाद बरसा दें। जी। आपने हैं? एक बार बताया भी था कि शुक्र वाला जो है आदमी वो सुस्त रहता है, तो सुस्त राम तो है ही। हमने कहा फिर ये भले उच्च का शुक्र है, लेकिन वो करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। तो हाँ, वही स्थिति है, इसी के लिए हमने कहा आपसे उसको डिस्कशन में ये ले लें। देखा आपको एस्ट्रो पाठशाला में कितना प्रैक्टिकल ज्ञान मिल रहा है। हैं? जी कहीं मिलता है? जी सब जी तारीफ जी। करके निकल जाएंगे उच्च के शुक्र की। हमारे जगह कोई बताएगा कि आलसी भी हो जाता है शुक्र। आ, हैं? नहीं, आपने तो बताया तो इसी के लिए हमने कहा शुक्र में, जैसे चंद्रमा का भी आपने बताया, उच्च का चंद्रमा भी 10th में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन है हम्म। यदि मंगल वंगल ये सब ठीक ठाक है तो फिर वो कर देते हैं अच्छा। तो इसी के बिल्कुल लिए हमने कहा कि आपसे पूछ ले हम थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है गुरु बिल्कुल। जी, प्रणाम। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को
लिए कोई बढ़िया कोर्स लेके आना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि कई टाइम हो गया पराशर ज्योतिष पढ़ाए हुए। तो जी। पराशर ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं गलतियां बहुत कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं है नहीं ना। नहीं, वही गुरु जी। पहले मैंने वैदिक बहुत पढ़ाता रहा हूँ। और जी पर वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाए हम लोगों ने। पर अब मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊं, जैसे मैं लाल किताब पढ़ा रहा हूँ। ये लाल किताब वाला आइडिया हमारा काफी सफल रहा। पहले हमने लाल किताब को भी छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाया, पर उससे वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे स्टूडेंट जो है ना। अब बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, तो ये है कि पूरा का पूरा उसको लेकर के चलेंगे। तो ऐसे ही नहीं, वही। मैं लेके आऊँ। हाँ, वही गुरु जी, उसका एक बेसिक से एडवांस का एक कोर्स उसको फिर से किया जाए तो वो हाँ, ज्यादा बेहतर उसमें रहेगा। सारे आयामों को जोड़ के हाँ। पूरे डिविजनल चार्ट्स उसके अंदर डाल करके, और हम्म ज्योतिष के जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो राजयोग है, वक्री ग्रह है, डिग्री का कंसेप्ट हम्म। है, बहुत जगह जो आप हाँ, डिग्री का कंसेप्ट पार्ट में है। बाकी कहीं नहीं मिलता। आप ही से जो दो चार बार हमने दूसरे चैप्टर में, जैसे इसमें देखा, षोडश वर्ग जो आपने पढ़ाया है उसमें कहीं कहीं पर चर्चा की है, तब समझ में आया। लेकिन वो पूरा कंप्लीट एक जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। उसके बेसिस पर आदमी निष्कर्ष निकाल करके बताता है, वो अलग बात है। नहीं, तो इसी ठीक है। के लिए अभी हमने। कल ही मैंने मेडिकल वालों को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वालों को होमवर्क दिया है, देखते हैं कितने करते हैं शरीर की प्रकृति ज्ञात करने का। जी, कल तो मेरा छूट गया दुर्भाग्यवश। मैं भी मेडिकल कोई बात एस्ट्रोलॉजी नहीं। में हूँ। जी। उसका खैर चलिए। मिल जाएगा लेक्चर, तो फिर उसमें सुन हाँ, करके वो तो लेक्चर करेंगे मिल ही। जाएगा, पर जी लेक्चर सुनने के बाद अपना होमवर्क जरूर करके उसमें दीजिएगा। सप्त जी जी धातुओं जी का कंसेप्ट बताया था, शरीर की सप्त धातु और ग्रह, वो अपनी कुंडली से देख करके पता लगा। जी जी। बहुत धन्यवाद अच्छा सभी है। लोगों का। जी।